और क्योंकि आप तमाम जिम्मेदार हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर के वो आला तरीन शख्सियत हैं जिनकी अपने आप में कहीं ना कहीं अहमियत है। मैं तकरीबन 10 साल से विधायक हूँ। उखला पहली मरतबा मुझे 1,04,000 वोट मिले थे। दूसरी मरतबा मुझे 1,32,000 वोट मिले थे। बीजेपी मीडिया मुझे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश नेता और एमएलए के तौर पे प्रोजेक्ट करती है। लेकिन यही ओखला और यहाँ के मुसलमान और हिंदू दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बराबर वोट करते हैं। यहाँ 282 बूथ हैं। 282 बूथ में एक बूथ भी ऐसा नहीं है जहां पर हमें वोट ना मिलता हो, और 282 बूथ में ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसकी मेडिकली हमने अपोलो या किसी और हॉस्पिटल में किसी ना किसी का इलाज ना कराया। मैंने ना रात देखा ना दिन देखा। जो मेरे पास मदद के लिए आया मैंने उसकी मदद की। अब तमाम लोगों को बहुत सारी शिकायत मुझसे और मेरी सरकार से हो सकती है, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि 2015 में मैं विधायक बना था और जितनी आबादी आज ओखला की है इससे 10 गुना कम थी। यानी कि 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 10 गुना आबादी ओखला की बढ़ी। और आप इससे सब इत्तेफाक रखेंगे कि 200 गज का एक मकान होता था जिसमें एक फ्लोर नीचे था, आधा फ्लोर ऊपर हुआ करता था, जिसमें एक वालिद, वालदा और 3 बच्चे हुआ करते थे, 5। अब उसमें 100 गज की एक बिल्डिंग बनी, 100 गज की एक बिल्डिंग बनी। एक बिल्डिंग में 6 फ्लैट बने, 2 बिल्डिंग में 12 फ्लैट बने। तो जहां 5 लोग हुआ करते थे वहां 12 पंजे 70। आज 70 आदमी इस ओखला में उस बिल्डिंग में रह रहे हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 2015 में 10 गुना आबादी कम होने के बावजूद सेंटर में बीजेपी कांग्रेस की हुकूमत, स्टेट में उसकी हुकूमत, एमसीडी में उसकी हुकूमत होने के बावजूद आपको 24-24 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। लेकिन आप देखिए कि 10 गुना आबादी बढ़ने के बाद बिजली का लोड 40 गुना बढ़ा होगा। जहां एक एसी था आज वहां 50 एसी है। 2015 में बहुत ज्यादा चलन नहीं था एयर कंडीशन का, लेकिन आज छोटे से छोटा फ्लैट जिसमें 3 कमरे हैं तो 3 एसी है। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद 24 घंटे हमने लाइट दी। और ये हमारे मैकेनिज्म का और काम करने का कहीं ना कहीं तरीका रहा होगा कि मैंने यमुना के किनारे तक ट्रांसफार्मर लगा दिए। 400 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मैंने और मेरी सरकार ने आपके इलाके में लगाया। दूसरा, ये वो इलाका है जहां पर ईंट, रोड़ी, बदरपुर, मारुति कार, मारुति जैन और उस वक्त स्टीम चला करती थी, उसमें आया करती थी। चरस और अफीम आना आसान था, मटेरियल का आना मुश्किल था। लेकिन 10 साल हुए मुझे। 10 साल में एक दिन बिल्डिंग मटेरियल का काम ना बंद हुआ, ना कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुआ। बड़े बड़े इज्जतदार आदमी अगर अपने किचन में रिपेयर करते थे तो पुलिस वाला उसको उठा कर ले जाता था। आप किसी नेता से अपनी सिफारिश तक नहीं कर सकते थे, आपकी कोई सुनता नहीं था। आज किसी पुलिस वाले की इतनी हैसियत या औकात नहीं है
कि आपके गिरा पैर पर या आपकी इज्जत पर हाथ डाल दें अगर मैं ओखला में मौजूद हूं, और अगर मैं नहीं हूं तो फिर ये खुले मन से सब कुछ करते हैं। ये वो बटला, ये वो जामिया नगर है जहां पर 2 एनकाउंटर हुए। एक एनकाउंटर मुरादी रोड हुआ, एक एनकाउंटर L18 बटला हाउस में। दोनों वक्त में हुकूमत कांग्रेस की थी। यहां 2008 के बाद पूरे मुल्क के मुसलमान अपने बच्चों को बेचते हुए डरते थे। मेरी बुनियाद, अगर ये बटला हाउस एनकाउंटर नहीं होता, आतंकवाद के नाम पर मुसलमान बच्चों को शिकार नहीं बनाया होता, तो शायद आज मैं सियासी तौर पर आपके बीच में नहीं होता। मेरी बुनियाद ही उस वक्त पड़ी जब आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने आप पर के बच्चों की गिरफ्तारियां शुरू की। ये वाहिद ऐसा थाना है या वाहिद ऐसी विधानसभा है जहां पर DK बासु गाइडलाइन का इंप्लीमेंट होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। यहां लोकल पुलिस के बिना मर्जी के कमिश्नर भी आ नहीं सकता। ये मेरी ही वजह है या मेरे साथियों की वजह है जो DK बासु गाइडलाइन का इंप्लीमेंट किया। 10 साल में एक भी गिरफ्तारी आतंकवाद के नाम पर नहीं हुई, एक भी एनकाउंटर आतंकवाद के नाम पर नहीं। वही बात आप ओखला को देखिए, क्या हालत थी रोड्स की। ओखला हेड से लेकर के जामिया तक मैंने अपनी याद में, मुझसे पहले कभी मैंने उस रोड को बने हुए नहीं देखा। यहाँ फारूकी साहब जो हिमालय ड्रग्स वाले हैं, उनके सामने हमेशा सड़क टूटी रहती थी, लेकिन जिस दिन से मैं आया हूँ मैंने वहाँ ड्रेन भी बनाया और आज तक कभी वो रोड टूटा नहीं। अब जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, मैं जेल में था या वहाँ कुछ पाइप, आपका जो पानी की लाइन है या सीवर का ड्रेनेज है, उसके लिए टूटा है। इलेक्शन के तीसरे चौथे दिन बाद इंशाल्लाह यहाँ से ओखला हेड से लेकर जामिया तक मैं इस रोड को बना दूंगा। ये टेंडर हुआ है। मैं, रही बात सीवर की, तो एक SPS हुआ करता था बटला हाउस में 2 MGD का। मैंने आने के बाद एक धोबी घाट पे 32 MGD का SPS बनाया, जसोला में 6 MGD का SPS बनाया, ओखला बिहार में 4 MGD का SPS बनाया, और इस पूरे इलाके को सीवर से हम लोग जोड़ रहे हैं और 100% इलाके में सीवर डालने का काम कर रहे हैं। कहीं कंप्लीट हो गया, कहीं इनकम्प्लीट है। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह इस इलाके की एक भी सड़क, एक भी गली ऐसी नहीं रहेगी जहां पर मैं सीवर ना डाल दूं और गली ना बना दूं। तो मैं कह रहा हूं, तो ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है। 2 महीने हुए मुझे आए हुए, 2.25 महीने। 2 साल कोरोना रहा, 3 साल इनकी जद में रहा। जब शाहीन बाग, आप याद करिए जो कहा था अभी, तो वो शाहीन बाग जहां से CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, 3 दिन तक जामिया के बच्चे या दूसरे लोग ये कोशिश करते रहे कि कालिंदी कुंज रोड जो 13A है उसको ब्लॉक किया जाए, लेकिन उन्होंने ब्लॉक नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक दिन मेरे पास आए, मैं गया और जाकर मैंने उसको ब्लॉक करके वहां प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और ये CNRC का जो कालिंदी कुंज शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी बुनियाद मैंने रखी। तो वो तकरीरें आज भी हैं। और उसी दिन जामिया दंगा हुआ था, जिसमें 15 दिसंबर की रात थी। उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात जब लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए तालिब इल्मों को दिल्ली पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों से इतना पीटा कि किसी की आंख फूटी थी, किसी की नाक टूटी थी, किसी का सर फूटा था, और उठा करके वो कालकाजी थाने के अंदर ले गए। और जब मैं वहां गया तो मैंने उस 15 दिसंबर सर्दी की रात में उन बच्चों को नंगे पैर ठंडी हवा में खुले आसमान के नीचे तड़पते हुए, कांपते हुए, बगैर किसी इलाज के
उनके जिस्म से खून निकल रहा था और मैंने वहां देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने तब वहां एसीपी से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत जरा सी भी बाकी है तो तुम्हारा ये फर्ज बनता था कि इन बच्चों का पहले इलाज कराते, फिर किसी गर्म जगह किसी कपड़े में इनको बिठाते। तब उसने वहां से उनको गर्म जगह बिठाया और मैं वहां से उनको लेकर के आया और मैंने पूरी रात अपोलो में रह करके उन सबका इलाज करा करके उनके घर भेजा। और एक बच्चा था उसमें मिनहाज, जिसकी आंख में लाठी लगी थी और एक आंख फूट गई थी। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, वकील था वो। मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर उसे वकालत की, उसकी नौकरी दी थी और 5 लाख रुपया उसको दिया था। आप देखिए, कोई भी कभी भी जुल्म हुआ हो कहीं भी, आँच आई हो, मैं हमेशा खड़ा रहा। शाहीन बाग जब ये डेमोलेशन करने आए थे तो मैं खड़ा था, बाकी आपको कोई इस्टेब्लिश सियासतदान वहां नजर नहीं आया हो। मैंने डेमोलेशन नहीं करने दिया, इनके मंसूबे अच्छे नहीं थे। मुझे इन्होंने एफआईआर की मेरे ऊपर, फिर दोबारा से टारगेट करके कंचन कुंज बुलाया और कंचन कुंज में मुझ पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें कलीम भाई अभी जिक्र कर रहे थे। एफआईआर दर्ज के लाठीचार्ज करके मुझे जेल भेजा और उसी केस में इन्होंने मुझे बेड कलेक्टर, दिल्ली पुलिस ने बेड कलेक्टर घोषित किया, बीसी बनाया। वो केस बरी हो गया जो इन्होंने बताया, लेकिन बीसी आज भी हूं मैं। दिल्ली पुलिस की लिस्ट में, जो बेड कलेक्टर की लिस्ट में, उसमें आपका ये विधायक उस लिस्ट में बेड कलेक्टर है। और किसी भी इंसान के करेक्टर को अगर खराब करना हो तो बेड कलेक्टर बना दो, कुछ दिन बाद वो गुंडा बदमाश लिस्ट लग जाएगी। तो ये मैंने वहाँ किया। जफर इस्लाम साहब को आप जानते हैं, जमात इस्लामी का मैं जिक्र करूँगा। जब वहाँ एनआईए आई थी तो मैं पहुँचा था। मुझ पर एफआईआर हुई और किसी पर अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर नहीं है, वो केस चल रहा है, लेकिन मैं खड़ा रहा। जहाँ जहाँ लिंचिंग हुई वहाँ पहुँचा। झारखंड से मेरा क्या रिश्ता है? 5 लाख रुपए देकर आया था तबरेज़ अंसारी को, उसकी बीवी को, और वहाँ पहुँचा था। एक लड़का कारी वेस था जिसको प्राइम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कत्ल किया गया था, भीड़ में इकट्ठे होकर। पूरी रात लगी थी मुझे एफआईआर कराने में, पूरी रात थाने में धरना देकर के एफआईआर कराई थी। फिर उसके घर गया था और वहां जाकर के मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए और आवाज उठाई। नजीब को आप सब जानते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया गया पॉलिटिकली। उसकी वालदा को मैंने बुलाया, वो बड़ी तकलीफ में थी कि मेरे ऐसे हालात हो गए कि मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। मेरे को और मेरे बच्चे को सबने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, आप क्या मेरी मदद करोगे? तो मैंने कहा आप बताइए मैं क्या मदद करूंगा, मैं पॉलिटिकली आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा इंजीनियर है, तो मैंने उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड में परमानेंट एम्प्लॉय की इंजीनियर की जॉब दी थी और 5 लाख रुपए दिए थे। बैठे हैं इकबाल भाई, बता देंगे, बड़े रिस्क लिए, बहुत रिस्क लिए। और आज उस रिस्क का नतीजा है कि आज मेरे ऊपर 43 मुकदमे हैं। लेकिन सीवर, सड़क, पानी, ये तो बुनियादी जरूरत है, हमें करनी भी है। और ये तभी कम मुमकिन है कि जहां आपका इलाका इतना बड़ा हो, आबादी इतनी ज्यादा हो, वहां तभी मुमकिन है। मैंने हजारों करोड़ रुपए लगाए इन 10 सालों में। एक एसटीपी 1500 करोड़ का है जो अकेला जसोला के अंदर है, एसपीएस 100 करोड़ का। पानी की जो लाइन डाल रहा हूं जिसमें 3 यूजीआर बना रहे हैं, वो 100 करोड़ से ज्यादा लागत का है। अगर आप देखेंगे जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे 4 फीट की लाइन आ रही है, जिसमें 3 फीट की अबुल फजल के लिए आएगी, 2 फीट 3 फीट की धोबी घाट के लिए जाएगी और 3 फीट की जसोला के लिए आ रही है। पानी का जाल डाल दिया, पानी भी देना, सीवर भी देना है, सड़क भी बनानी है, इस इलाके को भी बचाना है। दूसरा ओखला आप नहीं बना सकते, इस ओखला को हमको बेहतर करना है। मौका ही नहीं मिला। जेल से आने के बाद ये 2.5 महीने मिले, 24 घंटे जागकर मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद आए हुए, वो बता देंगे। मैंने जिस दिन से जेल से आया हूं अभी तक अपने बच्चों के साथ में खाना नहीं खाया। 20 घंटे 22 घंटे काम किया मैंने, 1 घंटा सोया हुआ हूं मैं अभी भी। आपके मसाइल को मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि जो ये गैप रहा उसको मैं दूर करूं। और आपने देखा होगा कि इन 2.5 महीने में मैंने 90% सड़कों का और गलियों को बनाने का काम किया। 90%। मैं भी जानता हूं
कि आप लोगों ने मुझे बहुत उम्मीद के साथ जिताया था, सरकार लेकर आए थे, लेकिन मैं कहीं कमजोर नहीं पड़ा। आप दिल्ली दंगों का वो वक्त याद करिए जब कोई नहीं था, पूरी दिल्ली जल गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हमारी बात नहीं सुन रहा था, मैं उस इलाके में था, मेरे सामने 8 लोगों को इंजर्ड हुए, मेरे सामने गोली लगी उनको। मैं जब प्रवेश हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया, एक ज्यादा इंजर्ड था, तो मैं उसे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर अपनी गाड़ी में डालकर लाया। वहां मुझे ये पता लगा कि इन लोगों ने मुझे घेरने की साजिश की कि अमानतुल्लाह आया है, इसको आज यहाँ खत्म कर दो। मुझे पता लगा, मैंने वहां से अपने सारे साथियों को निकाला, उसके बाद मैं वहां निकला, और वहां मेरे साथ एक अब्दुल रहमान विधायक भी था। जैसे ही हॉस्पिटल से मैं बाहर निकला, वो मुझसे बोला कि मुझे यहीं उतार दो। मैंने कहा भाई तुम्हें यहाँ क्यों उतार दिया, तो बहुत रिस्की है। कहने लगे रिस्क मुझे कौन जानता है, मेरे साथ तो आप अगर रहेंगे तो रिस्क इस बात का है, मैं तो आपके साथ रहने में खतरे में हूँ, मुझे कौन कुछ कह रहा है। वो वहीं उतर। उसके बाद मैं अपने इलाके में आया, फिर मैंने कहा, एक कॉल दी मैंने अपने विधानसभा ग्रुप पे, तो विधायक को कहा कि मैं एलजी हाउस जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ है। तो मेरे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सारे एमएलए मुझसे पहले वहां मौजूद थे, तो पूरी रात एलजी का घेराव किया, वहां पर पुलिस डिप्लॉय की। जो 54 लोगों का कत्ल हुआ, ये 54 का नहीं होता, हजारों का होता अगर हम उस रात को नहीं मारे। मैंने अपनी जान पर खेल करके लोगों को उनके घरों से, जलते हुए घरों से निकाल कर लेकर आया। 3 रात। आप मेरे बारे में उस जमुना पार में जाकर आप पूछिए, वो बताएंगे आपको। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आज अगर हम जिंदा इस शख्स की वजह से, और शायद अगर मैं वहां से चुनाव लड़ा होता तो कोई मुझसे सवाल ही नहीं करता। वहां के लोग कहते हैं कि भाई अगर अमानतुल्लाह हमारे यहां से लड़ा होता तो 1 साइडेड हम उसको सपोर्ट करते, क्योंकि दिल्ली दंगों में जो अमानतुल्लाह ने काम किया है वो भूला नहीं जा सकता, और मैं हमेशा खड़ा रहा। मेरी कुर्बानी किसी से कम नहीं है। आज जरूरत आपको मसाइल की भी है। मैं ये कहूं कि भाई आप मुझे विधायक बना दो दोबारा से तिबारा से, और मेरे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। अब जैसे एक साहब कह रहे हैं कि मुझे आप विधायक बना दो, मैं छूट जाऊंगा। मैं एमएलए रहते हुए जब जेल गया, मेरा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, आजम खां एमपी रहते हुए सजा उन्होंने भुगती, और न जाने कितने लोग हैं जो जेल गए। लेकिन जीतने से जेल आने जाने का कोई लेना देना नहीं है। जमानतें मेरिट की बुनियाद पर होती है। हम सब की जमानत भी मेरिट की बुनियाद पर हुई, इनकी जमानत भी मेरिट की बुनियाद पर हुई। इनको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर ये जीत भी गए, जेल में रहेंगे, तो क्या इलाके का डेवलपमेंट करेंगे? इन्हीं को क्यों लाया गया? इस सीट को क्यों टारगेट किया गया? यही सीट राहुल गांधी आज तक ओखला नहीं आए, गांधी परिवार का एक शख्स भी ओखला नहीं आया। वो जानते ही नहीं है कि ओखला कहाँ है। अगर वो जानते होते तो ओखला में आकर वो ये नहीं कहते कि ओखला की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, मैं अगर हम अगर जीतेंगे तो इंडस्ट्री खुलवा देंगे। बताइए आप, एक नेशनल लीडर, इसे यही नहीं पता कि ओखला कहाँ है, क्या है। ओखला में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है या फैक्ट्रियां? वो यहाँ आकर कह रहा है कि फैक्ट्री बंद हो गई यहाँ की, हम खुलवा देंगे। तो आज सारी ताकत वो लोग जो बीजेपी को गालियां देने की बात करते हैं, जो उनके खिलाफ बात करते हैं, पूरे दिन मुझे गालियां दें, सारे एकजुट हो गए। पैसे की अंबार है इनके पास, मुकदमे लड़ने के पास लिए पैसे ना हो और करोड़ों रुपया सामग्री में लग रहा हो। आप इनके झंडे डंडे का अगर हिसाब लगा ले जो ओखला में लगे हुए हैं, तो आप इसी बात पर अंदाजा लगा लेंगे कि इनके पास ये करोड़ों रुपया आ कहां से रहा। इनकी गाड़ियां, इनके माइक, इनके हॉर्न, इनके स्टेज, आप देख लीजिए। ऐसा क्यों है आखिर? उस असदुद्दीन, मुझे यकीन नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। पिछली बार किसी ने कहा था कि अमानतुल्लाह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो कौम का हमदर्द है, वो लड़ता है, इसलिए मैं कैंडिडेट नहीं दूंगा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी इस बार कि आपको अमानतुल्लाह के खिलाफ कैंडिडेट देना पड़ा, और आपको 15 दिन से पूरी पार्टी के साथ यह कैंप करना पड़ा, गली गली घूमना पड़ रहा, गालियां दे रहे। मुझे कभी लीड डीलर कहते हैं, कभी मुझे दलाल कहते हैं, कभी कहते हैं कि मेरी जमानत जब्त होगी। तो एक हैदराबाद से आया हुआ शख्स जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहता है,
जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है, वो तय करेगा कि ओखला का विधायक कौन बनेगा, या यहाँ की आवाम जो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता आवाम है वो तय करेगी। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जब मुसलमानों पर आपके तो एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, आप बता दो उसमें कितने गरीब मुसलमानों को फ्री में आपने उसमें मेडिकल कराया। आपके पास अस्पताल है, आप दे तो डेटा, कितने आपके पास वहां पर बच्चे हैं जिनका लोग हैं जिनको आपने फ्री में इलाज कराया। आपके पास 300,000 करोड़ रुपया है, सबसे ज्यादा आप बीजेपी को गालियां देते हो। आज तक आपको गिरफ्तार क्यों नहीं गया? अमानतुल्लाह भी गिरफ्तार हो गया, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गया, सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार हो गया, आजम खां को तबाह कर दिया, इमरान मसूद को तबाह कर दिया, तमाम लीडरशिप को तबाह कर दिया। ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा तुम मुसलमान उस बीजेपी को गालियां देते हो, सबसे ज्यादा पैसे तुम्हारे ऊपर है, न तुम पर ईडी आती, न तुम पर एसीबी आती, न तुम पर सीबीआई आती, न तुम पर इनकम टैक्स आती। बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया ऐसा क्या है कि जो तुम्हारे को पूछता ही कोई नहीं, और वो देखो सबसे ज्यादा गालियां। हम जरा सा कुछ कहते हैं फटने से एफआईआर, इन पर क्यों नहीं होती? तो ये देखिए, समझने की जरूरत है। ये शाहीन बाग वो शाहीन बाग है जिसमें पूरे दुनिया को जनाया और बीजेपी को लोहे के चने चबाए। आज शाहीन बाग की शनाख्त सीएनआरसी की वजह से, और उस वक्त का नारा जो इन्होंने कहा था कि बटन इतनी तेज दबाओ, अमित शाह ने कहा था कि बटन इतनी तेज दबाओ के करंट शाहीन बाग सब लगे। लेकिन ओखला की आवाम ने बटन इतनी तेज दबाया कि अमित शाह के सीने में जाकर करंट लगा, और उसे वो 30 है सेकंड मार्जिन था। मेरा यहां दिल्ली में सब सेकंड हाईएस्ट वोटों से जीतने वाली सीट थी ओखला। 3 बजे तक मुझे हराती रही मीडिया, इनसे हजम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एक होम मिनिस्टर नारा दे रहा है कि इस सीट को हराओ, लेकिन आवाम ने एकजुट होकर उसको जलील किया, जलील ख्वार किया। आज वो 30 है जो उसके रूप में बदला लेना चाहता है, हमारे वोटों को तकसीम करके। जिंदगी में बीजेपी आम आदमी पार्टी से यहां चुनाव नहीं जीत सकती। 282 बूथ पर वोट मिलता है हमें। बीजेपी 2.5 वार्ड में लड़ती है, कांग्रेस कुछ 2 वार्ड में लड़ती है, हम पूरे 5 वार्ड में लड़ते हैं, और 5 वार्ड में हिंदू भाइयों का, मुसलमानों का बराबर वोट मिलता है। हमारे वोट को सिर्फ तकसीम करके ये सीट को जीतना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक साहब कह रहे थे कि कैसे जीतेंगे। मैं बता दूं आपको, जो सेकुलर हिंदू है, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी है, लेकिन दूसरी पसंद एमआईएम नहीं है, भाजपा है। अगर उसे ये लगेगा, जैसे ये माहौल बना रहे हैं सारे मीडिया कि एमआईएम और बीजेपी का इलेक्शन है, तो अगर एमआईएम बीजेपी का इलेक्शन होगा तो वो सारा वहां पोलराइज हो जाएगा। जब लगेगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं जीत रहा, और उस सूरत में ये सीट किसी भी हालत में नहीं बच सकती। ये सीट को बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ हम हरा सकते हैं, आम आदमी पार्टी हरा सकती है। और मैं बात यही कहना चाहता हूं ईमानदारी से कि अगर आप लोग या ओखला की आवाम सच में बीजेपी को हराना चाहती है तो वो झाड़ू का बटन दबाए, और अगर उन्हें यह लगता है कि किसी और को बटन दबाकर बीजेपी हार जाएगी तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां से इन 2 वार्ड से जीतने के लिए 90,000 वोट चाहिए, जो किसी भी सूरत में ये ले नहीं सकते। अगर ये जीत नहीं सकते तो सिर्फ हमारे वोटों का ये तकसीम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस हालत में औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन आते हैं कि अमानत भाई, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया आज पूरा तरह से ट्रोल कर रहा है, बीजेपी की सोशल मीडिया काम कर रही है, पूरा इनकी एमआईएम की पूरी सोशल मीडिया काम कर रही है। आप देखिए कि मेरी फेसबुक पेज पर जाकर देखिएगा, कमेंट्स देखिएगा, कोई हैदराबाद से बात कर रहा है, कोई औरंगाबाद से बात कर रहा है, कोई झारखंड से होगा, कोई सऊदी अरब से होगा, तो ओखला का है ही नहीं कोई। तो आज पूरी मीडिया मेरी इमेज खराब करने में लगी। प्रशासन मुझे चुनाव हराना चाहता है, सारी ताकतें मुझे चुनाव हराना चाहती हैं। आज कांग्रेस हो या एमआईएम हो, इनके तमाम लीडर यहां पड़े हुए, डेरा डाले हुए, लोगों को
बीजेपी फंड दे करके ये कहती है कि तुम बीजेपी को तो ना लड़ाओ, लेकिन वहां एमआईएम को लड़ा दो या कांग्रेस को लड़ा दो, आसान होगा वोट तकसीम करना। हमें बहकाकर बुलाकर सारी चीजें करके दिखाकर सोशल मीडिया के जरिए इस सीट को बीजेपी हथियाना चाहती है। और जब हथियाएगी तो आप खुद सोच कर देखिए कि हमारी माएँ बहनें जब मनीष चौधरी के यहाँ जाएंगी अपने लेटर साइन कराने, आधार कार्ड के लेटर पर साइन कराने, तो हमारे सीने पर क्या गुजरेगी। आज औरंगाबाद के लोग, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि भोले भाले मुसलमान इस आदमी के बहकावे में आ गए और आज रो रहे कि क्या हो गया ये हमसे। कहीं ऐसा ना हो कि ये सीट जो आज आपके पास है, जो हम आपके मसाइल हल करते हैं, हमारे पास हर कोई आ सकता है, हम रात को खड़े होकर सीवर साफ कराते हैं, दिन में खड़े होकर सीवर साफ कराते हैं। आपने ऐसा कोई विधायक नहीं देखा होगा, कोई नेता नहीं देखा होगा जो पूरी पूरी रात जाग कर आपकी सड़कें बनाता हो, सीवर साफ कराता है। मेरी हजारों मिसाल है। जैसा भी हूं आपका ना, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी मोटी नाराजगी की वजह से बड़ी गलती कर बैठे, फिर हम कहाँ जाएंगे सीवर साफ कराने, कहाँ जाएंगे पानी लेने। यहाँ तो लाइट 24-24 घंटे पहले भी नहीं आती थी, अगर ट्रांसफार्मर ठोके तो किससे कहेंगे, क्योंकि एमपी है उनका। आज 12 साल 11 साल हो गए एमपी को, एक काम उसने नहीं किया, ना कभी आया ना हम जानते। बीजेपी के एमपी 3 बार बदले, पहले महेश गिरी थी, फिर वो क्रिकेटर था, अभी आया, हम जानते ही नहीं, ना कभी वो आता। ऐसे अगर उनका विधायक जीत गया तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे वोट तो तकसीम करके वो जीता है, हमारे वोट हासिल करके नहीं जीतेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है और आपको फैसला लेने की जरूरत है। माहौल मैंने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का उधर भी इतना वोट है। आफ्ताब भाई यहाँ बैठे कि बता देंगे कि जसोला में कौन लड़ रहा है, आली में कौन लड़ रहा है, जेजे कलोनी में कौन लड़ रहा है, तैमूर नगर में कौन लड़ रहा है। भाजपा से हम लड़ रहे हैं, यहाँ भी हम लड़ रहे हैं। तो जीतने की हालत में सिर्फ हम हैं, ये वोट काटने की हालत में है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत जाए बीजेपी वाले और फिर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि शाहीन बाग को हमने हरा दिया। एक मैसेज तो ये होगा, फिर दूसरा मैसेज ये होगा जो आज संभल में हुआ, 6 लोगों का कत्ल हुआ, 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर इसलिए दर्ज की कि खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश मिसाल है हमारे, आप बोल नहीं सकते उनके खिलाफ,